बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, आपका हमारा साथ हफ्ते के 3 दिन मंगल, बुध और जुमेरात, और इन तीनों दिनों में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के तमाम तर टिप्स, सजेशंस और वो तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस आप तक पहुँचाएँ कि जिसको अपनाकर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही हमारा पर्पस है और यही प्रोग्राम का मकसद भी होता है। और इसी के सिलसिले में हम ऐसे टॉपिक्स का इंतखाब करते हैं कि जिनको डिस्कस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमनली हम आसपास अपने इर्द गिर्द सुन रहे होते हैं प्रॉब्लम्स या बीमारियां, उनके हवाले से आगाही और शऊर उजागर किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो वो हर घर का टॉपिक है, हम सबका टॉपिक है, और आजकल बहुत कॉमनली हम सुन रहे हैं कि हमारी जिल्द ख़राब हो रही है क्योंकि मौसम सरमा है। और ऐसे में जब सर्दी बढ़ती है, खुश्क सर्दी बढ़ती है, तो फिर स्किन पर इसके असरात नमूदार होते हैं। हमारी जो जिल्द, जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो इससे खासा मुतासिर होता है। गो कि हमारी पूरी ज़िंदगी ही मौसम की तब्दीली के साथ मुतासिर होती है, या इसका एक ख़ास इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन हमारी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। खुश्की, सिकरी सर की बात की जाए, बालों की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। जो लोग गर्म टोपी का इस्तेमाल करती हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। जो ख़वातीन अपना सर ढांपती हैं, स्कार्फ यूज़ करती हैं, वो भी सर्दियों में खासा परेशान होती हैं। इसी के साथ साथ जब हम अपनी बाकी जिल्द की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, और वो एरियाज़ हमारा फेस, हमारे हाथ और पाँव जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, वो भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम धूप में निकलें, थोड़ी सी हरारत फील करें। ऐसे में सन बाथ लेना क्या ये ठीक है या नहीं, और जो हमारे ऑर्गन्स मुतासिर हो रहे हैं, यानी कि हमारे जो पार्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे चेहरा है, हमारी गर्दन है, हमारे पाँव हैं, इनको हमने किस तरह से इनका ख्याल रखना है, इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना है। बिलखुसूस मौसम सरमा में, यानी कि सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा हिफाजत की मुंतज़िर होती है, और उसको इंतज़ार होता है कि हम उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नरिशमेंट करें, उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करें, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने जो है वो मॉइस्चराइज़ करना होता है। कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी नहीं। सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ही ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि अगर हमारी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा, हमारी जो स्किन है वो खुश्क है, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि नॉर्मल से भी डाउन हो रही है, ड्राई स्किन का इशू है, तो फिर ऐसे में यकीनी तौर पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी है। हमें फिर कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, ऑयली स्किन वाले कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, और वो अफराद जो ब्लेस्ड हैं, जिनकी नॉर्मल स्किन है, जिन्हें मौसमी असरात थोड़ा कम तंग करते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि अपने स्किन केयर को यकीनी बनाएं। और स्किन केयर के साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम हेयर केयर पे भी बात करेंगे। बालों की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। सर की जो जिल्द है, हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, क्यों करते हैं उस पर भी बात होगी, और उसकी नरिशमेंट कैसे हो सकती है, उसकी हिफाजत और उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लाइव प्रोग्राम है, तो आप भी लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 0512321200, 0512321203 दोनों टेलीफोन लाइंस ओपन हैं। आप कॉल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं कि मौसम सरमा में आप अपने जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बना सकते हैं। छोटी छोटी रूटीन्स होती हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो अगर डेली रूटीन में शामिल करें। इसमें हमारी डाइट में भी कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जो अगर हम शामिल करते हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं अगर हम वो लेते हैं, तो यकीनन उसका डायरेक्ट असर हमारे स्किन पे, हमारे नेल्स पे, हमारे बालों पे पड़ता है। उसको भी हम प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, मुलाकात कराते हैं जी, तारुफ कराते हैं उनका। डॉक्टर मुबशिर डाहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मैडम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने मौसम सरमा में अपनी स्किन की हिफाजत को यकीनी बनाना है, सबसे पहले तो ये जो कंप्लेन आती है, जिल्द खुश्क हो रही है, खुश्की के असरात नमूदार हो रहे हैं, अब जो है वो बहुत इचिंग हो रही है, चाहे फेस है चाहे हाथ हैं, और सबसे बड़ा इशू कि लगाएं क्या, इसको किस तरह से मॉइस्चराइज़ करें, आप ज़रा हमारी रहनुमाई करें, कितना ज़रूरी है मौसम सरमा में अपनी स्किन की हिफाजत? देखिए, सबसे बड़ा जो आपने पहले बात की है कि जी कि हमारी स्किन ही एक्सपोज्ड होती है सर्दी को। मतलब बाकी इंटरनल ऑर्गन तो चूंकि एक बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करती है, अदरवाइज ये है कि स्किन एक्सपोज्ड होती है। स्किन के एक्सपोज होने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है पार्ट ऑफ बॉडी, वो स्किन ही है, जो कि सर्दी की वजह से भी और गर्मी की वजह से भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली विंटर सीजन में। अच्छा, विंटर की केयर अलग है,
ہے, سمر کی کیئر الگ ہے, اور ونٹر کے جو اثرات آتے ہیں اسکن پہ وہ ڈفرینٹ ہیں, اور سمر کے اثرات ڈفرینٹ ہیں. تو اس لیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی کہ ہم اسکن کی کیئر کیسے کریں جو ڈرائنس ہوتی ہے, دیکھیں اس کے لیے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ اپنے آڈینس کو بھی, اپنے کلائنٹس کو بھی, اپنے پیشنٹس کو بھی, کہ آپ میکسیمم اپنی اسکن کو موئسچرائز رکھیں, کوشش کریں کہ اسکن کو ڈرائی نہ ہونے دیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عام روٹین میں جو ہم سوپ یا فیس واش یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم چینج کریں. سمر کے لیے ڈیفرنٹ ہیں اور ونٹر کے لیے ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی ہم لوگ بالکل کنسیڈر نہیں کرتے, ہم سمر والا ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سمر میں سراؤنڈنگ انوائرمنٹ میں نمی زیادہ ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, اور ونٹر میں ڈرائنس زیادہ ہوتی ہے, تو ڈرائنس کی وجہ سے اسکن ڈرائی ہوتی ہے. تو ڈرائنس کو ختم کرنے کے لیے موئسچرائزر یوز کریں, اور اسپیشلی جو فار فلنگ ایریاز میں, جو ریموٹ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں, جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, تو ان کی اگر ایکسیس نہیں ہے لوشن تک, کریم تک, یا کسی بھی ایسی چیز تک, تو وہ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں, اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. اس سے بھی اسکن آپ کی ڈیمیج ہونے سے بچ سکتی ہے. اگر نہیں کریں گے تو اتنا, اگر لانگ سٹینڈنگ اسکن جو ہے وہ ڈرائی رہے گی تو اس سے پھر اسکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پیچز بنتے ہیں, کریکس بنتے ہیں, ایجنگ سائن ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ اس چیز کا کمپلین کرتے ہیں کہ وہ پیچز اور بالکل راؤنڈ پیچز ہیں, اور وہ لگتا ہے جیسے اب یہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو پائیں گے. اس کا میڈم یہ کہ وہ سن برن ہوتا ہے. اچھا, اب ہیلی ایریا جو ہے نا, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہیلی ایریا چونکہ وہاں پہ ایسا ہے کہ جی کہ ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے, وہاں پہ سورج کی کرنیں اتنا تیز نہیں ہوتی, اس لیے وہاں پہ اسکن کیئر اتنا ضروری نہیں ہے. بٹ ایکچولی فیکٹ یہ ہے کہ وہاں پہ اسکن کیئر زیادہ ضروری ہے, بیکاز وہ سارے لوگ نیئر ٹو سن ہوتے ہیں, سن کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, جس میں سن برن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سنوئی ایریاز ہیں, مطلب جہاں پہ سنو فال ہوتی ہے, وہاں پہ بھی دے آر ڈبل ایکسپوز ٹو سن ریز. ایک تو ڈائریکٹ سورج کی کرنیں آ رہی ہوتی ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو برف نیچے پڑی ہوتی ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے سن بلاک لازمی استعمال کریں, اسکن کو موئسچرائز رکھیں, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کی اسکن موسمی اثرات سے ڈیمیج ہونے سے بچ سکے. بالکل, سن بلاک کا آپ نے ذکر کیا, تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سمرز میں تو ہم بہت زیادہ جو ہے اس پر فوکس کرتے ہیں کہ اچھا باہر نکل رہے ہیں تو سن بلاک کا استعمال کریں. یہ سن بلاک کا استعمال سردیوں میں کیوں ضروری ہے؟ سردیوں میں اس لیے ضروری ہے کہ سمر میں تو آپ نے بتا دیا کہ ہمارا جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ سورج کی کرنیں چونکہ تیز ہوتی ہیں, اس سے اسکن خراب ہو سکتی ہے, اس لیے ہم لوگ سن بلاک کا استعمال کریں. لیکن ونٹر میں بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سن ریز ہوتی ہیں ان میں ونٹر اور سمر میں الٹرا وائلٹ ریز دونوں میں شامل ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے, آپ کا جو ونٹر سیزن ہے اس کی جو سن ریز ہوتی ہیں اس میں الٹرا وائلٹ ریز کمپیریٹیولی کم لو انٹینسٹی کی ہوتی ہیں, بٹ ہوتی ہیں. اگر سمر میں فار ایگزامپل ہم نے سن بلاک 2 سے 3 بار اپلائی کرنا, تو ونٹر میں 1 یا 2 بار اپلائی کرنا ضروری ہے. وہ سن ریز بھی آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. جنرل کنسیپٹ ہمارا سن باتھ کا ہے کہ جی کہ آپ سمر میں سن باتھ لیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو وائٹامن ڈی پروڈکشن ہوتی ہے, اور وائٹامن ڈی سے آپ کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وائٹامن ڈی پروڈکشن بھی ہوتی ہے, وائٹامن ڈی سے آپ کی ہیلتھ بہتر بھی ہوتی ہے, لیکن جو سن ریز ہیں وہ ایکولی آپ کی اسکن کو ڈیمیج بھی کرتی ہیں. تو اس لیے آلٹرنیٹو لیں, آپ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس کی طرف جائیں. اور جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم 7 سے 9 بجے تک 10 سے 15 منٹ سن باتھ لے سکتے ہیں, اور شام کو 5 سے 7 بجے کے دوران, جب مطلب یہ کہ سن ریز کم ہوتی ہیں, اس وقت آپ سن باتھ لے سکتے ہیں 10 سے 15 منٹ. گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں وہ تو یقیناً اپنی اسکن کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پھر شاید اسی لیے وہ بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ کریکس پڑنا شروع ہو گئے ہیں. اگر پاؤں کی بات کریں تو ایڑیوں میں کریکس پڑ رہے ہیں, ہاتھوں میں کریکس پڑ رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب وہ پھر کیا کریں؟ دیکھیں, جو کریکس کی بات ہے نا, ایک تو سن باتھ سے یا سن ایکسپوئر سے کیا ریزلٹس آتے ہیں, کیا افیکٹس آتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہے. کریکس کی بات ڈیفرنٹ ہے, اس کو میں 1 بائی 1 ایکسپلین کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو کریکس کی بات کی آپ نے, وہ تو ہوتی ہے ڈرائنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کولڈ واٹر میں ہم لوگ وضو کرتے ہیں, یا پھر ہم پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, یا پھر پانی میں ہم پاؤں ڈالتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ اسکن کو موئسچرائز نہیں کریں گے پراپرلی, اس کو آپ خیال نہیں کریں گے, تو کیا ہوگا, کریکس بننا شروع ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی 2 ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کانسیپٹ آتے ہیں, آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یا تو ہم بہت زیادہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں, تیز گرم کا, یا پھر ٹھنڈا پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں دونوں ہماری اسکن کو متاثر کرتے ہیں. بہترین حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موسم سرما میں اپنی جلد کی حفاظت کو یقینی کیسے بنا سکتے ہیں, اور نہ صرف جلد کی حفاظت بلکہ اپنے بالوں کی حفاظت کو بھی ہم نے یقینی بنانا ہے. بہت ساری کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں, بہت سارے ایشوز ریز ہو رہے ہوتے ہیں, انہیں کو ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کامن ایشو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سردیوں میں لوگ ڈاکٹر صاحب یا تو بہت ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں, یا پھر بہت تیز گرم پانی. اگر نہانے کی یا وضو کرنے کی یا منہ ہاتھ دھونے کی بات کریں تو بہت تیز گرم پانی
پانی کا استعمال کیا یہ بھی اسکن کو نقصان پہنچاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تیز گرم پانی سے کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا اسکن کو, لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام روٹین میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنرلی لوگ کمپلین کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ خارش ہوتی ہے, ایچنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ آپ سردیوں میں پانی کا استعمال کرتے ہیں, سپوز کہ سردیوں سمر ونٹر سیزن کے سٹارٹ میں کچھ نہیں ہوتا, مڈ آف ونٹر میں آ کے نا لوگ کمپلین کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں نا خشکی ہونا شروع ہو جائے, اور اس کی کوئی خاص ریزن نہیں ہوتی. اس کی ریزن یہ گرم پانی کا استعمال ہوتا ہے. گرم پانی کا استعمال زیادہ ہوتے ہیں تو اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہلکی سی ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کو بھی, پیشنٹس کو بھی اور آڈینس کو بھی, وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ یہ اس طرح کی روٹین ہو آپ کی, تو آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز رکھیں. مطلب یہ کہ آپ کی اسکن میں آپ اس میں لوشن کا استعمال کریں, آپ ویزلین کا استعمال کریں, آپ جس طرح بتایا اولیو آئل کا استعمال کریں. تو جہاں پہ ایچنگ ہو رہی ہے آپ کو, آپ موئسچرائز کریں گے, اس طرح کو موئسچرائزر یوز کریں گے, تو آپ کی ایچنگ بہت بہتر ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جن کی یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہے آفٹر ٹیکنگ باتھ ود دی وارم واٹر. اگر تو سپوز کہ ان کی اور کوئی ایشو ہے یا اسکن کا کوئی اور مسئلہ ہے, تو پھر تو ہم اس کو ٹریٹ کریں گے. اس مسئلے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور آپ نارملی گھر میں کوئی موئسچرائزر استعمال کریں تو آپ کی اسکن بھی بہتر ہو جائے گی, ایچنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی. عمومی طور پہ ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے کہ بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صبح میں انہوں نے جانا ہے اسکول کالجز, تب ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ہاتھ بھی بہت زیادہ ڈرائی ہیں, منہ بہت ڈرائی ہے, اسپیشلی بچوں کے تو فیس پہ چیکس پہ بہت زیادہ ڈرائینس پیچز آتے ہیں. تو بچوں کو رات کو اسکن کو موئسچرائز کس طرح سے کیا جائے؟ کیا اس کے لیے ہم ویزلین یا عام لوشن کا استعمال کر سکتے ہیں, یا بچوں کے لیے کوئی خاص کریمز وغیرہ آتی ہیں؟ دیکھیں جو بچوں کے لیے ویسے تو مارکیٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں کہ جو بیبی لوشنز ٹائپ ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. بٹ ایون دین اگر بچوں پہ آپ اگر کوئی اور نارمل موئسچرائزر بھی یوز کرنا چاہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. موئسچرائزر جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے آلموسٹ سیم ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ڈیفرنس نہیں ہوتا, انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کو سیرم ایسا استعمال کریں کہ جو پگمنٹیشن کے لیے ہو, کسی ایسی چیز کے لیے ہو, ادروائز اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے جا رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا, تو بچوں پہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ بچے خیال نہیں کرتے, باہر کھیلتے بھی ہیں, موسم کے زیادہ ایکسپوزڈ بھی ہوتے ہیں, وہ ذرا سردی کا بھی خیال نہیں کرتے. تو اس لیے ان کا اس طرح سے خیال کریں کہ ایک تو ان کا پانی کا استعمال زیادہ کروائیں, سردیوں میں پانی پیاس لگتی نہیں ہے تو پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ بڑوں کے لیے بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ موئسچرائزر کون سا استعمال کریں, تو موئسچرائزر کوئی بھی استعمال کریں لیکن ریگولر بیسس پہ استعمال کریں, تاکہ ان کی اسکن ڈرائنس سے بچ سکے, اور اس کے جو ڈرائنس کے افیکٹس آتے ہیں, کریکس پڑتے ہیں, اس سے بچ سکے. صحیح ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں ڈرائی لپس کا کیا حل ہے, اس کے لیے کیا سولوشن؟ ڈرائی لپس مینلی ہوتا ہے یہ ڈرائی ویدر میں ہمارا پانی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے, تو پانی کا استعمال زیادہ کریں ڈرائی لپس کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ جو لپ بام وغیرہ ملتے ہیں اس کا استعمال کریں. جس طرح سے ہم نے اسکن کا خیال رکھنا ہے, میں نے بتایا کہ آپ موئسچرائز کریں, اسکن کو ڈرائی نہ ہونے دیں, تو لپس کا خیال بھی ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے کہ آپ ان کے اوپر وہ کریں, بام کا استعمال کریں, کوئی ویزلین استعمال کریں, اور ساتھ یہ ہے کہ اپنا پانی کا استعمال زیادہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں تھوڑے سے جو ہے وہ جیسے ہم فار فلنگ ایریاز کی بات کرتے ہیں, ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کہ لپس کے لیے لپ بام یوز کریں, فیس کے لیے وہ فیس جو ہے وہ کریمز یا لوشن استعمال کریں, باڈی کے لیے الگ باڈی لوشن استعمال کریں, ہاتھوں پیروں کے لیے الگ, تو تھوڑا سا یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو جاتا ہے, تھوڑا سے مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے. کوئی ایک ایسی اسینشل بتا دیں کہ ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے, مرد ہیں, عورتیں ہیں, یا پھر بچے ہیں, ویزلین ہو گئی, لوشن ہو گیا, یا پھر کوئی ایسا آئل, کوئی ایسا اسینشل آئل کہ جو ہم اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا دیں؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ اور جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے وہ ہے اولیو آئل, جس کو ہم زیتون کا تیل بولتے ہیں. زیتون کا تیل اگر استعمال کریں تو بچوں میں بھی ایکولی افیکٹو ہے, بڑوں میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے, اور یہ اویلیبل بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. دوسری بات یہ ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز کی بات کی آپ نے, جہاں پہ اولیو آئل یا زیتون کا تیل بھی مہیا نہیں ہو رہا ہوتا, وہاں پہ وہ لوگ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں. دیسی گھی موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں اور ان ایریاز میں اور ایکچوئل اور اصلی والا دیسی گھی مل جاتا ہے, جو کہ ہم یہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ اس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, تو اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ جو ویزلین ہے یا پھر لوشن ہے وہ بھی ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. بس کوشش کریں کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل رہی تو پیٹرولیم جیلی, جس کو ہم عام زبان میں ویزلین کہتے ہیں, اسی کا استعمال کر لیں, تاکہ آپ کی اسکن ڈرائنس سے بچ سکے, اور اس کے جو ڈرا بیکس آتے ہیں یا اس سے جو ڈیمیج ہوتی ہے اسکن, اس سے آپ بچ سکیں. بہت اچھی ٹپ آپ نے دی ڈاکٹر صاحب سے. آپ جان سکتے ہیں کہ اگر اسکن سے متعلق کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایسی پرابلم جو آپ کو سردی کے موسم میں جو ہے زیادہ فیل ہو رہی ہو, تو لائیو کال کریں, پارٹیسپیٹ کریں, اور ڈاکٹر صاحب سے جانیں, ہم بھی جاننے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم اسکن کی بات کریں, تھوڑا سا بالوں کے ایشو پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بہت زیادہ ہیئر فال دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے سردیوں کے موسم میں, کیا اس کی وجہ بھی ڈرائی اسکیلپ ہی ہے؟
लेकिन सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो स्कैल्प है ना वो मोस्टली कवर रखते हैं लोग, जिसकी वजह से ना वो ड्राइनेस की वजह ना आप देखते हैं कि उसके ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या ज़्यादा वेट हो जाती है। और स्पेशल देखते हैं ना कि हमारी जो स्कैल्प है सर्दियों में क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड होने की वजह से लोगों का जो है ना नहाने की रेशो कम हो जाती है। गर्मियों में 2 से 3 बार नहा लेते हैं डेली, और सर्दियों में क्या होता है जी एक बार ही मुश्किल से नहाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बाल हैं या जो हमारी स्कैल्प है उसके ऊपर ज़्यादा ह्यूमिडिटी जमा होना शुरू हो जाती है, या सपोज कि हम इसको कहेंगे कि सीबम हमारी जो है ना ज़्यादा अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेयर फॉल की ना डिफरेंट रीज़न है। हेयर फॉल को हम रिलेट कर लेते हैं गर्मियों के साथ, सर्दियों के साथ, या किसी ऐसे मौसम के साथ। हेयर फॉल जो होता है वो मेल में उसकी डिफरेंट रीजन हैं, फीमेल में डिफरेंट हैं। मेल में क्या होता है कि हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम DHT बोलते हैं। उसमें कन्वर्ट की वजह से वो हमारे हेयर फॉल की रीजन बनता है। फीमेल में जो सबसे ज्यादा देखा गया है अप टिल माय प्रैक्टिस जो हमने पढ़ा है वो ये है कि हेयर फॉल की रीजन स्ट्रेस होती है। अच्छा। आपको पता है कि मोस्टली हमारे रूटीन में डोमेस्टिक इश्यूज चलते हैं, कोई बच्चों का मसला होता है, बच्चों की पढ़ाई का मसला होता है, फैमिली का मसला होता है, तो उसमें क्या होता है जी फीमेल में हेयर फॉल उस वजह से होता है। अच्छा, प्लस पॉइंट ये है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो फीमेल का जो हेयर फॉल होता है दोबारा रीग्रो कर जाते हैं। अच्छा। ये खवातीन को बताना बहुत जरूरी है, मर्दों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मर्दों में हेयर फॉल हुआ है तो वो सर्टेन टाइम पीरियड 3-4 साल के अंदर अंदर अगर ट्रीटमेंट करा लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं तो वो फिर परमानेंट हेयर फॉल हो चुका होता है, ठीक है, हेयर लॉस हो जाता होता है। फीमेल में ये है कि अगर वो टाइमली उसका ट्रीटमेंट करेंगी और इवन कि वो मेडिकेशन प्रॉपर हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं वो अगर लेंगी तो उनका हेयर रीग्रो कर जाते हैं और वो हेयर फॉल का मसला एड्रेस हो जाता है। ठीक। तो इसलिए डॉक्टर जैसे हम सप्लीमेंट्स का आपने भी जिक्र किया, तो डाइट तो आजकल हमें पता है कि हमारी बैलेंस नहीं है, जंक फूड का इस्तेमाल है, फ्रिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, तो कोई ऐसी कॉम्पोजिशन बताएं, कोई ऐसे एसेंशियल बताएं या ऐसे सप्लीमेंट्स हमें बताएं जो अगर हम डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं तो हमारी स्किन, हमारे बाल और स्पेशली हमारे नेल्स, इनको ज़रा थोड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनाएं और अच्छा ग्रोथ भी हो। लेकिन जो हेयर फॉल है या बाल हैं या स्किन है उसके लिए सबसे अच्छा जो है ना, आप एक तो ये कि इसके लिए बायोटिन का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें। अच्छा। बायोटिन लेने से आपके जो हेयर स्ट्रेंथ हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ठीक। दूसरा ये होता है कि हमारा जो आम रूटीन में हम लोग जिंक का इस्तेमाल करें, मतलब ऐसे सप्लीमेंट्स लें जिसमें जिंक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मजीद कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, कौन से कॉम्पोजिशन हमारे लिए जरूरी है, इन डिटेल आप ही से जानेंगे। नाज़रीन, अभी चूंकि हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं इस खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद, और हम गुफ्तगू करें मौसम सरमा में अपने जिल्द की हिफाजत कैसे यकीनी बना सकते हैं और अपने बालों की हिफाजत को किस तरह से हमने यकीनी बनाना है। ब्रेक पे जाने से पहले इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई थी, डॉक्टर साहब से हम जान रहे थे कि हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताएं कि जिसको हम अगर अपनी डाइट में शामिल करें, अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, कि उनके ज़रिए भी हमारी जिल्द बेहतर होगी, हमारे बाल अच्छे ग्रो होंगे और हमारे नेल्स भी मजबूत होंगे। डॉक्टर साहब, कुछ कॉम्पोजिशंस का आप जिक्र करते हैं जिसमें आपने जिंक के इस्तेमाल को कहा, बायोटिन के इस्तेमाल को कहा, मैं चाहूँगी ज़रा इन डेप्थ इसकी आप हमें फ़ायदे बताएं। उसमें जो इन डेप्थ इसके फ़ायदे ये हैं कि उसमें विटामिन ई होना चाहिए, आपका विटामिन ए होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स हैं कि जो कि हमारी आम रूटीन में हम लोग नहीं ले पा रहे होते, तो उसको शामिल करें, ताकि उससे क्या होगा कि ना सिर्फ आपकी जिल्द बेहतर होगी, बाकी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल जी की बाकी जो रिक्वायरमेंट है हमारे बाकी ऑर्गन ऑफ बॉडी को, उनको भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। एक बात और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जी कि आप सन बाथ ना ज्यादा लें, उससे स्किन डैमेज होती है। अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी जरूर कहूंगा विटामिन डी लाजमी लें। सही, विटामिन डी लाजमी लें। उसकी रीजन ये है कि विटामिन डी एसेंशियल पार्ट ऑफ हमारे बॉडी है, जो हमारे ये विटामिन हैं उसके लेने से आपकी सिर्फ ये नहीं कि स्किन बेहतर होती है, स्किन के लिए जरूरी है, वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए जरूरी है, आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है, आपकी ओवरऑल इंटरनल हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, आपकी मतलब जनरलाइज्ड अगर हेल्थ की बात करें तो उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो इसलिए विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको अपनी रूटीन में शामिल रखें। हमारी डाइट ऐसी नहीं होती कि हमारे विटामिन डी की जो है ना वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। सन बाथ लेने से हम डर्माटोलॉजिस्ट मना कर रहे होते हैं, तो लोग पूछेंगे कि जी कि आप उधर करें तो करें क्या ना। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें आप 15 दिन बाद, महीने बाद एक अपनी रूटीन में शामिल रखें। बच्चों के लिए जो ड्रॉप्स आते हैं वो दें उनको, और बड़ों के लिए जो है ना वो आप विटामिन डी के लिए 15 दिन बाद या महीने बाद लाजमी लें। और एक और बात, विटामिन डी की जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं वो ये कि हमारी एक सर्टेन रेंज है कि 30 से प्लस होगा तो हमारी जो है नॉर्मल है, और 30 से कम होगा तो हमारी जो है ना कम है, डेफिशिएंसी है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो हम एशियन पॉपुलेशन है हमारे लिए 60 to 80 इसकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ डेफिशिएंसी पाई जाएगी, एफिशिएंसी कभी नहीं होगी। डॉक्टर कंटिन्यू करेंगे, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम मैडम। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर्दियों में जिल्द अच्छी किस तरह रहती है?
दोबारा पूछिएगा, क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर्दियों में जिल्द अच्छी, मौसम सरमा में यानी कि चेहरे की खूबसूरती किस तरह बरकरार रहती है? ठीक है, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, चेहरे की खूबसूरती की बात आ रही है तो थोड़ी सी मैं इसके अंदर ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। हमारे यहाँ चेहरे की खूबसूरती को ये समझा जाता है कि बहुत सफ़ेद रंग होगा तो ही खूबसूरत नज़र आएंगे। जिल्द कितनी हेल्दी है, हमारी स्किन ग्लो कर रही है नहीं कर रही, उसके हेल्दी बनाने में हमें क्या क्या मेहनत करनी, हम उसको भूल जाते होते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे टोटके, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़, बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज घर उठा लाते हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पर जवाब भी दे दें और साथ ही इसको भी ज़रा काउंटर कर दें। पहले तो मैं इनको बता दूं, जो हमारे इन्होंने सवाल किया है कि जी कि अपनी स्किन को ना आप बेहतर कैसे करें या खूबसूरत कैसे करें। देखें, खूबसूरती का मतलब ये है कि जो आपकी एक्चुअल स्किन है या स्किन की हेल्थ है या स्किन का कलर है, टोन है, जिस फॉर्म में उसको हम लोग रिटेन करें। ठीक है, जो स्किन की हेल्थ है उसको हम प्रोटेक्ट करें। सर्दियों में मतलब ये है कि सर्दियों में जो मौसमी असर आता है उससे जो स्किन ने डैमेज होना है हम उससे स्किन को बचाएं। उससे बचाने का मैं तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जी आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, फ्रेश जूसेस लें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन बेहतर भी रहेगी और जो मौसमी असरात हैं उससे भी बची रहेगी। दूसरी बात आपने किया कि जो गोरा होने का बड़ा शौक है हमारे, और ये इंडो पाकिस्तान दोनों का मसला है। मतलब चूंकि हम लोग ये पूरे बरसगीर का ये इशू है कि हम गोरा होना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि मैं सब लोगों को ये कहा करता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जी कि जो आपको कलर अल्लाह ताला ने दिया है वो सबसे खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे आप सारे लोग खूबसूरत हैं और जिस तरह की भी जिल्द का कलर आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वही सबसे बेहतर है। उसी को रिटेन भी करें, उसी की हिफाजत भी करें, उसी को प्रोटेक्ट भी करें। इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू दी आप जाएं कि जी कि आप रंग गोरा करना चाहते हैं या कलर से आप खुश नहीं हैं या सोसाइटी को खुश करने के लिए आप समझते हैं कि जी मेरा ये ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि जी मैं गोरा हो जाऊंगा तभी एग्जिस्ट करूंगा या गोरी हो जाऊंगी तो मैं खूबसूरत लगूंगी। ऐसी बात नहीं है, आप ऑलरेडी खूबसूरत हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल किया कि लोग कोशिश करते हैं कि हम गोरा हो जाएं, डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, क्रीम इस्तेमाल करते हैं। देखें प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारी ऑडियंस से कि जी कि ऐसी किसी क्रीम का इस्तेमाल ना करें जिससे आप समझते हो कि जी मेरी जो जिल्द है वो विद इन डेज गोरी हो जाएगी। विद इन डेज ऐसे हमारे पास, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास इवन के मैं एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, हम एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर होते हैं सारे, हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिसमें हम कहें कि हम आपको विद इन डेज हम आपको गोरा कर देंगे। ठीक है, उसके लिए जो भी आपके लोकल लेवल पे या पेरिफ्रीज में या फिर आपके किसी, होता क्या है जी कि फैमिली में से किसी ने, खाला ने, किसी चची ने, किसी कजन ने रिकमेंड कर दिया जी मैंने ये क्रीम इस्तेमाल की थी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आप ये भी इस्तेमाल करें। उनमें क्या होता है, उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स आपकी स्किन को बुरी तरह डैमेज करते हैं, आपकी स्किन की हेल्थ को डैमेज करते हैं। तो आप अपनी खुदारा अपनी स्किन की हेल्थ को रिटेन करें, हेल्थ को बेहतर रखें। गोरे तो आप हो जाएंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। इवन के मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि 6 साल बाद लोग रिपोर्ट करते हैं हमारे पास क्लिनिक्स में, हमारे पास उसमें हमारे ओपीडी में, मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ पिम्स में, तो वहां पे आके लोग कहते हैं उनकी चेहरे के ऊपर इतने बुरी तरह और बड़े डीप पैचेस बने होते हैं। होता क्या है, डार्क कलर के, उन्होंने कुछ 6 साल पहले 5 साल पहले क्रीम इस्तेमाल की होती हैं, उस वक्त वो गोरे हो चुके होते हैं, उसके रिजल्ट से आफ्टर इफेक्ट उस वक्त आ रहे होते हैं। तो 15-20 दिन में गोरा होना या महीने में गोरे होने की कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे। वो स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। स्किन की हेल्थ को आप डैमेज कर देंगे, उसके बाद उसकी स्किन की हेल्थ को डैमेज करने के बाद उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन डॉक्टर साहब साथ ही साथ हम ये देखते हैं, क्योंकि हम ऐसे माशरे में रहते हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि थोड़े से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हम ज़रा फोकस भी देते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी खूबसूरत नजर आएं। अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें, वो ब्यूटी कॉन्शियस तो हैं ही हैं, लेकिन ऐसे में वो सैलॉन्स का विजिट करती हैं, वहाँ जो फेशियल्स या ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, आया वो ठीक है या नहीं, या वहाँ हमें कितनी टेक केयर की ज़रूरत है, आपसे जानते हैं। कॉलर ने ज्वाइन किया, पहले ज़रा देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? आई थिंक जी 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 सैयद मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी अशरफ साहब, मैं ये कह रहा था कि ना मैं स्किन की एक डिजीज है टीनिया पीडिया, तो वो मुझे डॉक्टर है यहाँ सबिका रजा प्राइवेट कंसल्टेंट है, तो उन्होंने बताया। फिर वो अच्छा वो दवा इतनी महंगी होती है ना, 6440 की दवा लेकर आए। अब ये मालूम आ गया हजारों रुपए तो दवा में खर्च हो जाएगा, प्राइवेट यानी हॉस्पिटल है। अब यहाँ कोई कराची में ऐसा कोई, जैसे पहले रीगल पे होता था गवर्नमेंट का
ये हॉस्पिटल या कोई भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जहाँ मैं माहिर डॉक्टर को दिखाऊं और जो मुनासिब पैसे है दवा के वो मैं बाहर से दे कर के, अगर उनके यहाँ नहीं है तो बाहर से खरीद लूँ। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई ऐसा ही से सजेस्ट करे कि पाँव में जैसे हो जाता है ना दाग वाग, तो मुझे एक साहब ने बताया कि आप बीटाजेनिक लगाएं, वो 70 रुपए का था, मैं वो लगा रहा हूँ, क्या ये सही है या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं? ठीक है अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। हम डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि वो अगर आपकी रहनुमाई करे, कुछ सजेस्ट कर दीजिए, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अशरफ साहब मैं आपको बताऊं कि ये टीनिया पीडिया नहीं है, ये टीनिया पीडिस कहते हैं इसको, ठीक है। ये होता क्या है कि ये फुट में पाँव में जो फंगल इन्फेक्शन होती है इसको हम लोग टीनिया पीडिस कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने कहा ना कि बीटाजेनिक इस्तेमाल करें, तो प्लीज बीटाजेनिक इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छा। बीटाजेनिक हाई पोटेंसी स्टेरॉइड है, उसमें बीटामेथासोन होता है। बीटामेथासोन आपकी फंगल इन्फेक्शन को कम करने की बजाय बढ़ा देता है, मजीद बढ़ा देता है। मजीद क्या नुकसान होते हैं आप ही से जानेंगे, डिटेल गुफ्तगू करेंगे कुछ स्किन डिजीजेस के हवाले से। नाज़रीन अभी एक ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। डिफरेंट डिस्कशंस के टॉपिक हैं जिसमें मौसम सरमा में हम अपनी जल्द की हिफाजत को कैसे यकीनी बना सकते हैं, हेयर केयर कितना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्किन डिजीज़ को भी डिस्कस करें जो सर्दियों में बढ़ जाती हैं, उनके लिए क्या सजेशंस हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, डॉक्टर साहब से ही जान रहे। डॉक्टर साहब, अशरफ साहब थे ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ, और आपने बताया कि बीटाजेनिक वो यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक है। मजीद इस हवाले देखिए बीटाजेनिक या कोई भी स्टेरॉइड अगर आप फंगल इन्फेक्शन में यूज करेंगे तो वो बजाय उसको कम करने के उसको बढ़ा देगा। पहली बात तो ये कि आई डोंट बिलीव इट कि किसी डॉक्टर ने बीटाजेनिक दी होगी, ये किसी सोसाइटी में से किसी ने, कजन ने, चचा ने, ताया ने, किसी इनमें से किसी ने बताया होगा या किसी दोस्त ने बताया होगा ये इस्तेमाल करें। डॉक्टर कोई अगर डर्माटोलॉजिस्ट है वो ये दे ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जो पाँव है उसको एक तो आप खुश्क रखें, जो फंगल प्रोडक्शन है या फंगल की ग्रोथ है वो ज्यादा ह्यूमिड एयर में या नमी वाली जगह पे होती है। हम सर्दियों में सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, बंद जूते का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है। तीसरा ये कि अब मैं आपको जो रूटीन में हम लोग देते हैं वो ये है कि हम ट्रायल बेसिस पे देते हैं कि हम स्टार्ट में लो पोटेंसी जो है ओरल फंगल ड्रग्स जो होती हैं वो देते हैं और साथ टॉपिकल देते हैं। तो अब ये है कि इन जो बता रहे हैं ये, अब पहली बात तो ये कि इन्होंने बताया कि डायग्नोसिस जो है वो टीनिया पीडस है, मैंने केस देखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर टीनिया पीडस है तो उसके लिए लाजमी नहीं कि बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिन डॉक्टर साहब ने देखा है ऑलरेडी रेजिस्टेंट केस हो, कुछ 4-5 साल की हिस्ट्री हो। जब हिस्ट्री बहुत पुरानी होगी तो फिर वो बहुत हाई पोटेंसी मेडिसिन देते हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, जो इन्होंने कहा जी वो एक्सपेंसिव थी। तो मेरा ख्याल है कि ये रीजंस होंगे। बाकी किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं जहां पे डर्माटोलॉजिस्ट होगा, ये बहुत ही सिंपल केस है और ये ट्रीटेबल है, ये ठीक भी हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं जहाँ पे गवर्नमेंट में डर्माटोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, JPMC वहाँ बड़ा अस्पताल है, ठीक है, वहाँ चले जाएं या किसी भी और अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमने उससे पहले जानना चाहता है खवातीन के हवाले से, सैलून्स का विजिट करती हैं और ऐसे में कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स फेशियल्स जो हैं ले लेती हैं जो उनके स्किन टाइप के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं होता और वो यकीनन नुकसान देता है, तो उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा कि सैलून वालों का काम डिफरेंट है, डॉक्टर से काम डिफरेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर से कि वो सैलून का काम ना करें और सेम आई विल रिक्वेस्ट फ्रॉम द सैलून पीपल कि जी कि आप डॉक्टर वाला काम ना करें। देखें जो स्किन को ट्रीट करना है उसका कोई प्रोसीजर करना है, उसको कोई फॉर एग्जांपल ना क्योरेबल आपने कोई ट्रीटमेंट देना है तो वो डॉक्टर देगा, ठीक है। लेजर का इस्तेमाल डॉक्टर करेगा। जो फेशियल है, जो हमारा मेडिकल फेशियल जिसको हम लोग हाइड्रा फेशियल करते हैं कहते हैं, या ऑक्सीजिनो फेशियल है, फोटो फेशियल है, वो डॉक्टर करेगा। ये सारे तो अब सैलून्स में हो रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए हो तो बहुत कुछ रहा है, अब इस बारे में क्या कमेंट करूं, हो तो बहुत कुछ रहा है। इवन के सैलून्स में हमारे जो PRP है, बोटॉक्स है, वो प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं। और बोटॉक्स और PRP के बारे में तो ये भी है कि जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो डॉक्टर के बगैर किसी को अलाउ ही नहीं करती। अच्छा। ये हमारी लीगल कवर ही नहीं है कि जी कि हम किसी भी ऐसे प्रोसीजर को नॉन मेडिकल सेंटर पे कर सकें कि जहां पे ये प्रोसीजर अलाउ ही ना हो। डॉक्टर साहब उसकी क्या रीजन है, आप इसे जानते हैं? कॉलर ने ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से मैंने एक क्वेश्चन करना है कि ये है कि मेरे बच्चा 6 साल का है और उसको एलर्जी का मसला है और पहले उसको सर का था, सिर्फ सर पे खारिश होती थी ना, अब हल्के हल्के दाने आ गए हैं मुंह पर भी। तो मैंने इधर चेक करवाया स्किन स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने कहा है इसके अंदर किसी चीज की कमी हो रही है। उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं तो कोई समझ नहीं आ रही। एक उन्होंने मेदे का सिरप दिया है और एक आयरन का दिया है और एक लोशन सी दी है। कॉल पे रहिए। डॉक्टर साहब कुछ जानना चाहें बच्चे के हवाले से?
अच्छा देखें, जो आपने जो चेक कराया था वो डर्मेटोलॉजिस्ट को कराया था या पीडियाट्रिक फिजिशियन को कराया था? नहीं जी, स्किन स्पेशलिस्ट थी ना वो भी इधर पिंडी गेट के हॉस्पिटल में, डॉक्टर विजया। तो उन्होंने, मैडम ने आपको कोई स्किन के लिए मेडिसिन नहीं दी आपको, या कोई खाने के लिए, या कोई सिरप दिया? कोई खाने वाला 2 सिरप दिए थे, एक मैदे का था और एक आयरन का था। एक किस चीज का था? आयरन का। अच्छा, आयरन का था, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं मुझे आई एम नॉट गेटिंग इट कि मैं इनको अब मेडिसिन बताऊं इनकी वो पूछ के, या दूसरी बात ये कि हमारे स्किन सर में उसको सिर्फ सर में बहुत ज्यादा खारिश आती है, वो भी रात को। अच्छा, रात को खारिश ज्यादा होती है, सर में होती है? सर में ज्यादा खारिश होती है, और मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ, और मैं वो कह रहे थे किसी चीज की कमी भी हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा था अभी इनके कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की हो रही है, किस चीज की कमी हो रही है। उन्होंने मुझे सारे टेस्ट चेक किए भी थे, और उन्होंने कहा कोई समझ नहीं आ रही। तो फिर आप अगर कोई सजेशन देना चाहें या कोई टेस्ट ऐसा बताएं कि मैं उस बच्चे से ये वो टेस्ट करवा लूं उस बच्चे का, फिर आप जब आए तो मैं आपसे वो डिस्कस कर लूं। देखिए, आपने तो फिर कंडीशनल कर दिया, ये सच टीवी वालों को मुझे दोबारा बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक सवाल मेरा और, अच्छा करने जी कॉल। इसमें मुझे आप ये बताएं कि आप जहाँ सर पे खारिश होती है वहाँ पे पिंपल्स भी बने हुए हैं, छोटे छोटे से दाने बनते हैं? हाँ जी, हल्का हल्का सा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड निकलता है और छोटे छोटे से दाने भी बने हुए हैं? जी जी, ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब पहले जरा इनको सजेस्ट कर दें, फिर हम अपने बाकी। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके चैनल की पॉलिसी क्या है कि क्या मैं मेडिसिन बता सकता हूँ? डॉक्टर साहब बता दें, आप हाँ, उनको रिकमेंड कर दें। अच्छा, इसमें मैडम ये है कि मुझे लग रहा है कि आपके जो बच्चा है उसको फॉलिकुलाइटिस है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। तो आप इसमें एजोमैक्स सिरप जो है वो 6 साल उम्र है उसकी, तो आप उसको 1 चाय का चम्मच सुबह शाम फॉर 15 डेज के लिए आप इस्तेमाल करवाएं, ठीक है? और एक फ्यूसिडिन एज के नाम से एक ऑइंटमेंट आती है, वो आप इस्तेमाल करें सुबह शाम फॉर 15 डेज। इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि एक लोशन मिलता है प्रोवेट एस लोशन। प्रोवेट एस लोशन को ऑलिव ऑयल में, जैतून के तेल में, दोनों को बराबर मिकदार में मिला के सर पे लगाएं और इसको सारी रात सर पे लगा रहने दें, और फिर सुबह उठ के कोनाज लोशन मिलता है, इट विल वर्क लाइक अ शैम्पू, इसके साथ आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इसको भी 15 डेज के लिए आप इस्तेमाल करें। और मैं तो ये चाहूंगी कि इनको जरा सेल्फ एग्जामिनेशन भी देखना चाहिए कि किसी खास चीज से तो नहीं बच्चे को एलर्जी हो रही। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फूड एलर्जी बच्चों में बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब कॉमन हो गई है। आप बच्चे गंदम खाते हैं या चिकन का बहुत इस्तेमाल करते हैं तब भी एलर्जीज आती हैं, क्या ये भी वजूहात हो सकती हैं? ये हो सकती है, लेकिन मैडम जो आप बता रही हैं इसको हम लोग अर्टिकेरिया बोलते हैं और वो पूरी बॉडी पे होता है। दैट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर हेड। अगर वो स्टार्ट होगा तो उसमें हमारे जो है लीजन्स भी बनती हैं और द्रफर टाइप जो हमारे जिस्म पे बन जाते हैं, अचानक बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इवन के उस सिचुएशन में लोग पैनिक भी हो जाते हैं, ये हो क्या गया, पूरे जिस्म पे अचानक अभी तो ठीक बैठे थे। हाँ बिल्कुल ऐसा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ शायद अलवी वफा मुजफ्फरगढ़ से। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि तकरीबन 20 साल की उम्र में मुझे ना मकोड़ियाँ सी हो गई थी। तो पे हुई, फिर गर्दन पे हुई, वो ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते ना अब चेहरे पे भी आ रही हैं। तो बहुत सारे कि ये कुदरत की तरफ से जो होती हैं इसको कोई इलाज नहीं हो, तो ऐसा है वो बढ़कर जो है ना वो नरम सी होती जा रही है। डॉक्टर को कुछ नहीं, दोबारा आप बताएं कि आपके चेहरे पे क्या बन रहा है? ये जो पहले तिल के निशान जैसी हुई, फिर वो जो है ना ऐसे गिल्टी सी, जिसे हम मकोड़ियां भी कहते हैं, दुमड़ी भी कहते हैं, इस तरह से जो है ना वो होती जा रही है। तो वो है अगर कहीं कट लग जाता है तो वो ज्यादा फैल जाती है। ठीक है, डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो आपको क्या एक मिनट, सॉरी मैडम, शी इज फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, तो आई वांट टू टेल यू कि मैं खुद मुजफ्फरगढ़ से हूं। अच्छा, माशाल्लाह। माय होम टाउन इज आल्सो मुजफ्फरगढ़। तो मिस शाहिदा, मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं, और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह ये आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बताना इनको जरूरी है। आपने कोई और बात बतानी तो बता दें, उसके बाद हो चुके हैं डॉक्टर साहब, हम आपसे जानेंगे कि आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिदा कॉल करने का। आपके जवाब के हवाले से डॉक्टर साहब से जरूर जानेंगे वो क्या सजेस्ट करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।